नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम देख रहे हैं इतिहास की सीरीज, जिसमें हम प्रतिदिन करते हैं 25 प्रश्न। तो आज के 25 प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की इंग्लैंड को निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था। जो धन की निकासी हो रही थी इंग्लैंड के लिए, उसका स्पष्ट विवरण किसमें दिया है? तो इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया में दिया है। किसमें? इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया। ये भी पूछा जाता है कि ये इंग्लैंड्स डेब्ट्स टू इंडिया किसका वो है, लेख है। तो दादा भाई नौरोजी का। किसका है? दादा भाई नौरोजी का। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आरओ एआरओ हो, यूपी पीसीएस हो, या फिर यूपी पुलिस जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि ये मिक्स प्रश्न चल रहे हैं जो आपके प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह वक्तव्य किसका है? तो ये किसने कहा था? 1857 की क्रांति के लिए कहा था कि ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये किसका वक्तव्य है? आरसी मजूमदार का। किसने कहा था? ये आरसी मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, सैंधव व्यापार केंद्रों तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ बंदरगाह था। सैंधव व्यापार केंद्रों और मेसोपोटामिया के बीच में कौन सा मध्यस्थ बंदरगाह था? तो दिलमुन। कौन सा बंदरगाह था? दिलमुन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बहरीन द्वीप दिलमुन के पुरास्थलों से प्राप्त सैंधव पुरावशेषों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के व्यापारियों के मध्य होने वाले व्यापार में यहाँ के व्यापारी बिचौलियों का काम करते थे। कहाँ के? दिलमुन के। अगला है, राज्य के निर्वाचन से संबंधित स्रोत मिलते हैं। किस में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं राज्य के निर्वाचन से संबंधित स्रोत? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में राजा पद प्रारंभ में वंशानुगत नहीं होता था, बाद में यह धीरे धीरे वंशानुगत हो गया, ठीक है। तो पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन बाद में क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। हम्पी किससे संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर से संबंधित है। हम्पी विजयनगर की दूसरी राजधानी थी और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। किसने की थी? हरिहर बुक्का। तो 1336 में। कब की थी? 1336 में। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और विजयनगर की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। कब? 1336 में। और सदी पूछ लेगा था 14वीं सदी में। किसमें? 14वीं में। 1336 ईस्वी में जब इस साम्राज्य या विजयनगर की स्थापना की गई, उस समय भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य स्थापित था। तो ये भी पूछ सकता है कि जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी तब किसका शासन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली सल्तनत में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला प्रश्न है, कल्हड़ की राज तरंगिणी की रचना कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में। ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 14वीं। सातवां प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी। व्याख्या देखेंगे इसकी। महमूद गजनवी गजनी का शासक। 1000 से 1026 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी द्वारा सिंधु तथा गंगा नदी के मैदानों में करीब 16 बार आक्रमण किया गया। सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी द्वारा 1025 से 26 ईस्वी के मध्य आक्रमण किया गया। 1027 ईस्वी में भारत में जाटों पर उसका अंतिम आक्रमण था। कितना? 1027 में उसने अंतिम आक्रमण किया था। तो ये भी पूछा जाता है, अंतिम आक्रमण कब किया था? तो 1027 में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, फिरोज शाह तुगलक, उसने किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। और पंडितों पर भी इसने, ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया कर। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को हटा दिया था तथा शरीयत के अनुसार केवल 4 कर वसूल किए, जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज। तो ये करों के नाम याद रखने हैं। जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज, ये 4 कर थे जो उसने क्या किए थे? ये लगाए थे। बाकी 24 करों को हटा दिया था। कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्रतिमा किसके समीप से प्राप्त हुई है? तो कनिष्क की एक बड़े आकार की आकृति प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से। कहाँ से प्राप्त हुई है? मथुरा से, ठीक है। तो यूपी
स्पेशल में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है, यूपी वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्याख्या देखेंगे। इस प्रतिमा में कनिष्क को एक लंबा कोट तथा पैरों में पहने जाने वाले बड़े जूते के साथ अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके हाथों में एक तलवार भी प्रदर्शित की गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। किसका? मसाहत का। व्याख्या देखने। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन ने प्रचलित किया था। किस प्रणाली को? मसाहत को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। हड़प्पीय मुद्राओं पर सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय है एक श्रृंगी बैल का। किसका? एक श्रृंग। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है उसकी मोहरें। अब तक लगभग 2000 मोहरें प्राप्त हुई हैं। इनमें से अधिकांश मोहर लगभग 500 मोहनजोदड़ों से मिला है। अधिकांश मोहरें कहाँ से मिली हैं? 500 के करीब मोहनजोदड़ों से। अधिकांश मोहरें लघुलेखों के साथ साथ एक सिंगी, सांड, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियाँ खोदी गई हैं। किस किस की मिली हैं? एक सिंगी, सांड की, भैंस की, बाघ की, बकरी और हाथी की। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। किसका? एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। गाय नहीं मिली है। गाय अक्सर विकल्प में दे के पूछ लेता है, ठीक है। तो गाय नहीं मिली है। एक सिंगी सांड मिला है, भैंस मिली है, बाघ मिला है, बकरी और हाथी की आकृतियाँ मिली हैं। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानप्रिय कहलाता था? तो देवानप्रिय कौन कहलाता था? दशरथ। देवानप्रिय कौन कहलाता था? अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब की थी? 1905 में। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कब? 1905 में। व्याख्या देखेंगे। इंडिया होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में बीडी सावरकर, हरदयाल तथा मदनलाल धिंगरा थे। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वशासन प्राप्त करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। कलकत्ता अधिवेशन 1928 और अमृतसर अधिवेशन 1919, इन दो अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की है? मोतीलाल नेहरू ने। कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की है मोतीलाल नेहरू ने? 2 की। एक है अमृतसर अधिवेशन 1919 और दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन 1928, ठीक। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। जो मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाता हूँ वो 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो हैं, उनमें मैंने ये सब कुछ करा चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट वीडियो हैं। मुक्ति दिवस कब मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, वह गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय, तृतीय कब कब हुए थे, सब कुछ है उसमें। तो आप शॉर्ट्स वीडियो को देख लिया करिए 1-2 बार, ठीक है। अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। इसका मैं उत्तर ही बता दे रहा हूँ। अजितनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। और विमलनाथ का कहाँ पर हुआ था? कामपिल्य में। शांतिनाथ का कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। और पार्श्वनाथ का कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में, ठीक है। तो ये जैन तीर्थंकर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पर? यजुर्वेद में। पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका संबंध किससे है? वाराणसी से, काशी से। पार्श्वनाथ का संबंध किससे है? काशी से वाराणसी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। क्या है? पार्श्वनाथ का सर्प। अगला प्रश्न है 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी के अनुयायियों ने। किसने? गांधी जी के अनुयायियों ने। चलिए इनकी व्याख्या देखते हैं। गांधी जी के अनुयायी कुंवर जी और कल्याण जी मेहता एवं वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था वल्लभ भाई पटेल। और कौन कौन है? कुंवर जी और कल्याण जी मेहता, ठीक है। कौन सा आंदोलन है? बारदौली आंदोलन 1928। बारदौली आंदोलन 1928। मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। माँ से मलेरिया, माँ से मोहनजोदड़ो, ऐसी ट्रिक से याद कर लो। मलेरिया के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। राक्षस तंगड़ी का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिम शासकों की शक्ति का सामना किया? तो सदाशिव जो था उसने सामना किया था। किसने? सदाशिव ने। राक्षस तंगड़ी का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। कब हुआ था? 1565 में।
व्याख्या देखेंगे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर। ऐसा इसमें 5 राज्य थे, उसमें बरार शामिल नहीं हुआ था। बरार शामिल नहीं हुआ था। बाकी 4 राज्य एक तरफ थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण किया और 1565 को तालीकोटा के युद्ध में, तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी इसे नाम दिया गया है, तालीकोटा का युद्ध हो या राक्षस तंगड़ी एक ही बात है, कब हुआ था? 1565 में सदाशिव राव को पराजित किया। इन चारों राज्यों ने सम्मिलित होकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और किसे पराजित किया? सदाशिव राव को। किसे? सदाशिव राव को। रामराय सदाशिव राय का मंत्री था। ये भी पूछा जाता है, रामराय किसका मंत्री था? तो सदाशिव राय का। विश्व धर्म संसद, जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? तो प्रथम विश्व धर्म संसद थी। कौन सी? प्रथम विश्व धर्म संसद थी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि इसमें जैसे पूछा जाएगा विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? विवेकानंद जी ने। कब लिया था? 1893 में। कहाँ पर लिया था? शिकागो में। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व धर्म संसद 1893 में किसने भाग लिया था? तो विवेकानंद जी ने। तो ये याद रखना है। ठीक है। मैंने अपने मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अशक्त बना दिया है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। कब से? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मेरे आधुनिक इतिहास का जो भारत पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने करा दिया ये वाला टॉपिक। इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4 युद्ध हुए थे। पहला जो हुआ है 1767 से 1769 के बीच में हुआ है। दूसरा हुआ है 1780 से 1784। तीसरा हुआ है 1790 से 1792 और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये वाला जो कथन है वो किसके लिए है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय का कथन है। इसकी व्याख्या देखते हैं। मार्च 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि के पश्चात कानवालिस का कथन है। किसने कही थी ये बात? कानवालिस ने। ठीक है। और कब हुई थी ये? जब कोई युद्ध खत्म हुआ, जैसे 67 में हुई, 67 से 69 में, 1767 से 1769 में जब पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ तो संधि हुई थी। वैसे ही 92 में जब समाप्त हुआ तो संधि हुई। कौन सी संधि हुई है? श्रीरंगपट्टनम की। कौन सी संधि हुई है? श्रीरंगपट्टनम की। और कानवालिस का कथन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के सापेक्ष में। तो कानवालिस ने कहा था मित्रों को बिना बहुत अधिक ताकतवर बनाए अपने शत्रु को अशक्त बना दिया। ठीक। वैदिक काल में झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? तो वैदिक काल में झेलम नदी का क्या नाम था? बेतेस्ता था। क्या था? बेतेस्ता। तो ये नाम भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कुछ नदियों के नाम है, मैं शॉर्ट्स वीडियो में करा दूंगा एक बार में ही। वैदिक काल में चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी, रावी का परसुड़ी और सतलज का शतुद्री नदी था। ठीक है। 23 प्रश्न है कि होम रूल लीग 1 सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया। किसने? तिलक ने। तिलक की होम रूल लीग कार्य क्षेत्र क्या था इसका? तिलक वाली का महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा बरार था और शेष भारत में एनी बेसेंट की होम रूल सक्रिय थी। तो ये इनका तिलक जी का जो क्षेत्र है वो क्या है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश तथा बरार है। और तिलक जी और एनी बेसेंट ये दोनों ही होम रूल आंदोलन से जुड़ी हुई थी, होम रूल लीग से जुड़ी हुई थी। दूसरा है खिलाफत आंदोलन। तो यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। क्या था ये? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। इसका कारण प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्कों के प्रति किया गया व्यवहार था। 1910 के इस आंदोलन के नेता शौकत अली और मोहम्मद अली थे। कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में इस आंदोलन को चलाया गया था। इसे दांडी यात्रा और नमक कानून का तोड़ना भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया था। और चौथा पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन। ये आपका 8 और 9 अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। यह अंतिम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था? अंतिम। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी में गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। कौन सा नारा दिया गया था? करो या मरो का। औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु कौन थे? 24वां प्रश्न है, औरंगजेब के समकालीन सिख गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर, व्याख्या देखेंगे। गुरु तेग बहादुर का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को श्री अमृतसर साहिब में हुआ था। ये सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 9वें गुरु।
25वां प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि आलेखों या अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल में जो भूमि के आलेख मतलब जो कागजात रखता था उसे क्या बोलते थे? करडेक। क्या बोलते थे? करडेक। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे क्या बोलते थे? अग्रहार। और जो भूमि का लेखा जोखा रखता था उसे बोलते थे करडेक। क्या बोलते थे? करडेक। ये हमारी सीरीज जो है 25 प्रश्न वाली, ये निरंतर चलती रहेगी। ठीक है, कहीं से भी मुझे मिलेगा कंटेंट मैं कराता रहूँगा। इतिहास आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इस सीरीज़ को पढ़ो अच्छे से। जो चीज़ें नहीं समझ में आए उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो चीज़ नहीं आती है उसे लिख के नोट डाउन करो, लिखो, और उसके बाद में उसका रिवीजन करो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।